Logicals, after a long time we are back, and we are back with Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. So there is nothing to worry about. Let's start with a new lecture, and we'll just try to wind up very quickly, and we'll just try to cover the introduction part in this lecture. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड के बीच का क्या डिफरेंस था और वो दोनों को अलग क्यों है और उनका क्या रीज़न था कि हमने भारतीय न्याय संहिता को लेकर आए और आईपीसी को हटा दिया। तो आईपीसी सबसे पहला रीज़न तो यह है कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी और ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी। और आईपीसी जैसे कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है, इंडियन पीनल कोड, तो इट वाज प्रायोरिटाइजिंग अबाउट पेनल्टी, अबाउट पनिशमेंट। तो उसका मेन फोकस जो था वो पीनल पे था, कि वो सबसे ज़्यादा उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि जितने भी रॉन्ग डूअर्स हैं, ऑफेंडर्स हैं, उन्हें पनिशमेंट मिले। वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने आईपीसी बनाया था कि विक्टिम्स के बारे में तो कम फोकस हो लेकिन ऑफेंडर्स के बारे में ज़्यादा फोकस हो। उसके बाद अब जब हमारा एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया है न्याय की तरफ, क्योंकि बीएनएस के अंदर एन से डिनोट करता है न्याय, भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय से हमारा मतलब है पीनल से शिफ्ट होकर न्याय की तरफ आना। और न्याय हमारा सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है जो हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन्हें भी हमें ख़राब नहीं करना, उन्हें भी हमने वॉयलेट नहीं करना है, और जो विक्टिम है उन्हें भी हमें कॉम्पनसेशन देनी है, उन्हें भी फाइन्स वगैरह के जो भी आप लगाते हो तो वो हमारे विक्टिम के लिए होने चाहिए, ना कि ऑफेंडर को पनिश करने के लिए। सिर्फ ऑफेंडर को भी पनिश करो, विक्टिम को कॉम्पनसेशन दो और सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करो, ये हमारा न्याय होता है। ऑफेंडर का हम कम्युनिटी सर्विसेज भी दे सकते हैं जो पिटी ऑफेंसेस में मिलता है, और ये हमें बीएनएस ने ही दिया है। कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट पिटी ऑफेंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस के अंदर। आइडियोलॉजी में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। पीनल से हम लोग न्याय की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पीनल जो कि सिर्फ ऑफेंडर्स की पनिशमेंट से रिगार्डिंग था, अब हम न्याय की तरफ आ गए जहाँ पे विक्टिमोलॉजी, विक्टिम्स की प्रोटेक्शन, विक्टिम की कॉम्पनसेशन, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इंडियन की जगह हमने भारतीय डाल दिया जो सिर्फ एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश से लेकर हिंदी की तरफ। कोड और संहिता, इसमें भी एक ट्रांसलेशन ही आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बीएनएस में आखिर फ़र्क क्या है। तो बीएनएस के अंदर 33 सेक्शंस है जहाँ पर पनिशमेंट रेस कर दी गई है। आईपीसी से जो पनिशमेंट थी उसे बढ़ा दिया गया है बीएनएस के अंदर, सिर्फ 33 सेक्शंस के अंदर। 23 सेक्शंस के अंदर हमें मिनिमम पनिशमेंट दी गई है। 23 ऐसे सेक्शंस थे जहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं थी, बट अब हमें मिली है। 83 ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर फाइन्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। फाइन्स में हाइप देखने के लिए मिला है आपको, पनिशमेंट्स जो है उसमें हाइप देखने के लिए मिला है, और मिनिमम पनिशमेंट भी हमें रखी गई है जैसे 23 सेक्शंस में पहले नहीं थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारतीय। फर्स्ट वर्ड जो हमारे बीएनएस का है, भारतीय होता क्या है। तो भारतीय हमारा होता है एनीथिंग या एनी पर्सन विच बिलोंग्स टू इंडिया। जो भी पर्सन, थिंग, प्लेस, जो भी चीज़ इंडिया से बिलोंग करती है वो हमारी भारतीय हो जाएगी। इंडियन या भारतीय दोनों का मतलब सेम ही है, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी हो गई पर्सन, एनिमल, प्रॉपर्टी और टेरिटरी। तो इंडियन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक पर्सन भी इंडियन हो सकता है, एक एनिमल भी इंडियन हो सकता है, एक प्रॉपर्टी भी इंडियन हो सकती है और एक टेरिटरी भी इंडियन हो सकती है। न्याय और पेनल के बीच का डिफरेंस आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि बीएनएस के अंदर डेफिनेशंस को कैसे बनाया है। तो बीएनएस के अंदर डेफिनेशंस का एक क्लस्टर बना दिया सेक्शन 2 के अंदर, जिसके अंदर सारे क्लॉजेस के अंदर, सब सेक्शंस के अंदर हमें डिफाइन करा है। जो पहले डेफिनेशंस थी आईपीसी के अंदर उन्हें बस एक क्लस्टर में डाल दिया सेक्शन 2 के अंदर। बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 26 हमारा डिफाइन करता है पर्सन के बारे में, और सेक्शन 11 बात करता था आईपीसी का पर्सन के बारे में। तो डेफिनेशन में कोई एज सच नहीं है डिफरेंस, सेम ही डेफिनेशन है जो पहले थी।
और पर्सन होता क्या है? पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन और अ पर्सन इनकॉर्पोरेट और वी कैन से आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ये हमारे सेक्शन 226 में जाओ आप बीएनएस या फिर सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में जाओ, दोनों में सेम ही बात है। उसके बाद नेचुरल पर्सन्स में कौन कौन आता है? मेल, फीमेल, और हमें यहाँ पर बीएनएस के अंदर एक रिकॉग्निशन मिलती है सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर, जो कि बताता है कि थर्ड जेंडर को भी हमने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है, ट्रांसजेंडर को भी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, जो कि आईपीसी के अंदर ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, बट हमारे बीएनएस ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके पीछे रीज़न है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की जजमेंट का। ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था थर्ड जेंडर को। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिन्हें लॉ रिकॉग्नाइज करता है एज पर्सन। अगर आप और मेरे एज अ लेमैन हम देखें तो हमें वो पर्सन नहीं लगेगा, क्योंकि एक कंपनी, तो आप कहोगे कंपनी खुद से कुछ इंसान थोड़ी है, उसको कोई इंसान रन करता है, जैसे उसके सीईओ या फिर उसके एमडीज, वो लोग रन कर रहे हैं। लेकिन लॉ के नज़रिए से, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉ, जो कंपनी है वो भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक अलग पर्सन है उस सीईओ एमडी से अलग। एक कंपनी खुद से स्यू कर सकती है, उसकी कॉमन सील हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज्यूरिस्टिक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। तो एनिमल कोई भी लिविंग क्रिएचर हो सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग ना हो, ठीक है। तो दोनों के अंदर डेफिनेशन सेम ही है, बस एक मीन्स वर्ड का फ़र्क है, और यहाँ पर डिनोट्स वर्ड होता था आईपीसी में। उसके आगे बात हम करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी पर से इज़ नॉट डिफाइंड इन आईपीसी एंड बीएनएस बोथ। तो प्रॉपर्टी आपको कहीं पे भी डिफाइंड नहीं मिलेगा, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी जगह से हम लोग मूव कर सकते हैं, जैसे उसका नाम आपको सुनकर लगता है। और इमूवेबल वो जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो कि आपकी चेंज हो सकती है मनी के अंदर। आप वो ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ कन्वर्टेबल इन मनी, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, कोई भी चीज़ हो, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी की हमारे पास डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 21 बीएनएस के अंदर और आईपीसी में 22 के अंदर थी। डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डेफिनेशन ही है। बस एक डिफरेंस आपको देखने के मिलेगा कि सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एंड बीएनएस टॉक्स अबाउट एनी प्रॉपर्टी। नाउ विल डिस्कस अबाउट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? सबसे पहले वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारा सेक्शन 30 के अंदर दिया था आईपीसी में और 231 के अंदर दिया है बीएनएस में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे लॉ की नज़रिए से उसकी कुछ वैल्यू है। जैसे इसका नाम से पता चलता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज़ की कुछ वैल्यू हो उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल देते हैं। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो बीएनएस और आईपीसी में दोनों में सेम है, और इट टॉक्स अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो स्कोप है मूवेबल प्रॉपर्टी का वो इनलार्ज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है बीएनएस में। और जो हमारा आईपीसी था इट ओनली इंक्लूड्स द कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी सिर्फ कॉर्पोरियल नेचर की थी सिर्फ वही इंक्लूड होती थी आईपीसी में, बट बीएनएस में इट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है इसलिए वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा आईपीसी और बीएनएस के अंदर, बट उसकी डेफिनेशन आप टीपीए में पढ़ सकते हैं। तो टीपीए डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी अ लैंड और इट इज अटैच्ड टू लैंड और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू लैंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है या तो वो लैंड होगी या फिर लैंड के ऊपर अटैच्ड ऐसी कोई चीज़ होगी जो हटाई नहीं जा सकती, और या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी लैंड के ऊपर जिसको हटाने से उसका काफ़ी नुकसान हो जाए, वो अपना नेचर खो दे जो ओरिजिनल नेचर उसका था।
फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़। तो आपकी ट्रीज़ जो हैं जिनका इंटेंशन ही यही थी लगाने की कि उन्हें आप हटाएंगे नहीं, उनको आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज़ करेंगे, उन्हें वहीं पर रहने देंगे, उन्हें काटना नहीं है आपको, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। नाउ विल डिस्कस अबाउट टेरिटरी। तो टेरिटरी भी इंडियन हो सकती है। इंडियन टेरिटरी हमने पढ़ा ही है काफ़ी बार। तो इंडियन अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्सन, उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल, उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ रहे हैं टेरिटरी। तो टेरिटरी हमारी बीएनएस के अंदर कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 18 के अंदर आईपीसी में डिफाइंड था इंडिया, वो इंडिया की टेरिटरी की बात करता था। वो ये बोलता था कि इंडिया की टेरिटरी में सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर इंडिया की जो टेरिटरी की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर्पस के लिए हो रही है आईपीसी के, कि आईपीसी हर जगह लगेगा लेकिन वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। बट जो आईपीसी बात कर रहा है वो जम्मू कश्मीर को इसलिए अलग रख रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया था 370 के अंदर, आर्टिकल 370 में। बट जैसे ही वो स्पेशल स्टेटस जो है वो हटा दिया गया तो बीएनएस में ये सेक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि अब वो स्टेटस नहीं है जम्मू कश्मीर के पास। तो इसके लिए हम रेफ़र करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 शेड्यूल 1। तो आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया कि इंडिया क्या होता है। इंडिया या भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक टेरिटरी का एक ऐसी यूनियन है जहाँ पर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी या कोई भी ऐसी एक्वायर्ड टेरिटरी है जो मिलकर बनाए उसे हम इंडिया कहते हैं। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा 15 अक्टूबर 1949 पे हमने अडॉप्ट किया था और इसका जो मेनली पर्पस था वो ये था कि जो हमने लिमिट्स लगाई हुई हैं, जो हमने प्रिंसली स्टेटस दिया है कुछ स्टेट्स को, उस स्टेटस को ये दिखाए, ये रिकॉग्नाइज करे कि हमने आर्टिकल 1 के अंदर जो बोला है उसमें हम एक स्पेशल स्टेटस भी दे रहे हैं कुछ स्टेट्स को, और वो हमने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिखा दिया है। तो first schedule was adopted on 15 October 1949. It addresses issues related to princely states and state limits. The first schedule has been amended several times, for example to recognize Sikkim as a state or to add Jammu Kashmir और लद्दाख as union territories। जैसे हमने देखा कि भाई फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। क्यों? ताकि वो कोलैबोरेशन में पढ़ा जाए आर्टिकल 1 के अंदर, और जो भी हमें चेंजेस लाने हैं वो हम फर्स्ट शेड्यूल में लाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी स्टेट डिलीट करनी है, ऐड करनी है या फिर कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज करना है जो कि पहले नहीं था, वो हम फर्स्ट शेड्यूल में करते हैं।